तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में है एक चार्ज रिंग है जिस पे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है और उस पर प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी दी हुई है। पॉजिटिव चार्ज को हमने एक्सिस पे रखा हुआ है और उसका मास दिया हुआ है, ठीक है, और इतनी डिस्टेंस पे हमने इसको रखा हुआ है, ठीक है। एक बार सवाल को ढंग से समझते हैं कि एक्चुअल में क्या पूछ रहा है। तो आपने एक रिंग को देखा ढंग से, तो ये रिंग आपकी यहाँ पे रखी हुई है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और इस रिंग के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेडियस आपकी आर हो गई, और यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है बेटा, उसका वैल्यू है आपका उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, तो आपने इसकी वैल्यू मान ली क्यू है, ठीक है, और वो पॉजिटिव है। इस पर आपको दिया हुआ है कि प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी फैली हुई है रिंग पर, और अभी के लिए ये बोला जा रहा है कि क्यू चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में है, और ये डिस्टेंस आपको गिवन है, कितनी है ये 0.5 r, ठीक है भाई। ओके, अब आपको बोला जा रहा है कि फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड इट्स चार्ज, फर्स्ट क्वेश्चन इज। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से सुनो। जब भी रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको ध्यान होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, सिंपल वैल्यू। बात क्लियर हो गई। और अगर ये वैल्यू है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये वैल्यू है तो इस 0.5 r के लिए देखो, अगर क्यू चार्ज बैलेंस्ड है इसका मतलब क्या है, इस पर ऊपर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Fe, वो नीचे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। ये फोर्स तो डेफिनेटली mg होगा क्योंकि ये नीचे गिरने से बचा हुआ है ना, इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। और ऊपर लगने वाला फोर्स कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितना होता है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बेटा, सामने आपके पास लिखी हुई है, इसको अगर आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फोर्स आ जाएगा Q। अच्छा, इस चीज को अपन अच्छे से समझ सकते हैं कि ये चार्ज ऑफ रिंग है, तो यहां पे अपने को क्या यूज करना है, Q इंटू के इंटू, ये आपको यहां से लिखना है कि के क्यू का मतलब रिंग का चार्ज, यहां पे लिखना है रिंग का चार्ज इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दैट इज 0.5 r, ये कितनी दी हुई है 0.5 r अपॉन नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर का मतलब इस ये जो 0.5 r है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0.25 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और पावर 3/2, ये आएगा वैल्यू। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आराम से अपन इसको बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, क्यू रिंग क्या हो जाएगा बेटा, आपको क्यू रिंग निकालना है तो क्यू बराबर क्या होता है, डेफिनेटली दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स जो इसकी सर्कमफेरेंस होगी 2πr। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि लैम्डा ही हमें दिया हुआ था, क्यू हमें दिया हुआ नहीं था, तो रिंग का चार्ज हमने इस तरह से लिख दिया। दैट इज नॉट अ बिग इशू कि लैम्डा बराबर ऑब्वियस सी बात है dq/dl होता है, तो हमने उसको कन्वर्ट करके q को लिख दिया लैम्डा इंटू 2πr। अब यहाँ से हमें इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। बैलेंस करेंगे तो कैसे आएगा, q इंटू के इंटू लैम्डा इंटू 2πr इंटू 0.5r अपॉन, देखो नीचे अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो बाहर वो आर क्यूब बन के आएगा, आर क्यूब बन के बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा 1.25 पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। बात क्लियर हो गई। अगर आप इसको एज इट इज रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बस अब ये इक्वल टू mg हो गया। अच्छा, आर क्यूब से अगर आप देखोगे तो ये आर स्क्वायर ऊपर से कट जाएगा, नीचे एक आर बच जाएगा, तो आपको निकालना क्या है, क्यू की वैल्यू तो निकालनी है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, बस हो गया आपका काम। देखो ये क्यू की वैल्यू आ रही क्यू इंटू के इंटू लैम्डा इंटू 2 से 0.5 कट गया, ऊपर बचा सिर्फ पाई, नीचे अगर आप 1.25 को देखोगे तो इसको थोड़ी देर के लिए आप 5/4 अज्यूम कर लो, 3/2 इक्वल टू mg। अब देखो इसको ऐसे लिखने का रीजन ही सिर्फ है कि अपन इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो mg अपॉन के लैम्डा पाई, ये तो हो गया इधर, और यहाँ से हमारे पास में आएगा सीधा का सीधा 5 की पावर 3/2 अपॉन 4 पावर 3/2 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, दैट इज नथिंग बट 8, क्योंकि 4 की पावर 3/2 को आप कैसे लिख सकते हो 2 टू दी पावर 2 होल पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 टू दी पावर 3 हो गया। तो यहाँ से ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 5√5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू mg अपॉन के लैम्डा पाई, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ क्यू चार्ज। तो सबसे पहला सवाल आपका क्लियर हो गया, ये नॉर्मल वैल्यू आपने निकाल ली क्यू की। अब आपको दूसरा जो बहुत अच्छा सवाल है वो पूछा गया, इफ द चार्ज इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अपवर्ड देन इट विल मूव टुवर्ड्स विच साइड। अब देखो ये सवाल जो है अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे
लाता है, और वो कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि ये कैसे अपन इसको सॉल्व करें। देखो पहली बात तो ये कि आपको यहां से समझना है कि अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो किधर मूव करेगा, ये डिपेंड करेगा ना कि किसका फोर्स डोमिनेट करेगा। अगर आप ध्यान से सुनो, देखो अगर अपने को दूसरे सवाल में सॉल्व करना है तो कैसे सोचें, ये जैसे रिंग है, आपके पास में यहां पर चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज जो है वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है यहां से 0.5 r। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर रहे हो, इसका मतलब यहां पे आप इसको ले गए, तो जो डिस्टेंस अब आ रही है वो ग्रेटर देन 0.5 r है। अब देखो इस पे जब आप इसको यहां ले जाओगे, इस जगह पे ले जाओगे, तो इस पर लगने वाला mg तो उतना ही है। बस अब आपको ये देखना है कि कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ, mg तो उतना ही है। अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ गया होगा तो इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गया होगा तो ये नीचे आ जाएगा। किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात अगर हम करें तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ग्राफ। ग्राफ कौन सा वाला है, ग्राफ अगर आपको ध्यान होगा तो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होगी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ये रिंग के लिए हमारा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनता है। और इस ग्राफ को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू होती है ये r/√2 होती है। x जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, याद होगा सबको ग्राफ। ये ग्राफ जो है वो बेसिकली हमारा रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। यहां पे क्या है, रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली, और ये ग्राफ इस तरह का हो गया। अगर आपने डिस्टेंस 0 रखी मतलब आप सेंटर पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, और इस तरह से ग्राफ आप देख सकते हो। अब देखो इसको सच में अच्छे से समझना, यहां पे आपको बोला जा रहा है, अच्छा r/√2 को अगर आप ध्यान से देखो तो 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। सॉल्व भी कर सकते हो 1.414 रख के वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई। तो r/√2 कितना हुआ बेटा, ये हो गया आपका 0.707 r। ये वाली वैल्यू वो वैल्यू है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, यहां E मैक्सिमम होता है। ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो, आप सबसे पहले कहां पे उस चार्ज को रखते हो, आपने रखा चार्ज को इस जगह पे। यहां पर आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0.5 r फ्रॉम द सेंटर। मतलब आपने जब चार्ज को रखा था पहले आपने यहां रखा था इस जगह पे A पॉइंट पर, अब आपने स्लाइटली मूव करके उसको B पर धकेल दिया। तो ध्यान से सुनो, अगर आप यहां हो और आप इसको दूर लेके जा रहे हो, यानी कि आपने डिस्टेंस बढ़ाई सेंटर से, तो 0.5 r से ज्यादा डिस्टेंस कर रहे हो उसकी, यानी कि आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो एक्सिस से और सेंटर से डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब 0.5 r से बढ़ा रहे हो। मान लो कि आप यहां पे ले आए, इस जगह पे, और अगर आप इस जगह पे ले रहे हैं, इसका मतलब आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। पहले यहां था, अब यहां आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप देख सकते हो इस जगह पे आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बढ़ गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब उसका उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा। कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ गया मतलब ऊपर वाला फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, तो Fe इंक्रीज हो जाएगा और Fg उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स अपवर्ड डोमिनेट करेगा, तो इसका मतलब इट विल मूव अपवर्ड। किधर जाएगा बेटा, ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, यानी कि अपवर्ड। अब देखो यहां पे दो तीन चीजें होती हैं। अगर मान लो कि ये चार्ज इसकी जगह किसी और जगह पे रखा होता, जैसे मान लो अगर इफ इट वाज प्लेस्ड ऑन 0.8 r, मतलब ये यहां रखा होता, और मान लो कि ऐसा कुछ अपन ने चार्ज बनाया है जो कि पहले से इक्विलिब्रियम में था, मतलब आपने सारा सिस्टम सेट कर रखा है, पहले से ये पॉइंट r पे प्रेजेंट होता, और फिर आप इसको स्लाइटली अपवर्ड मूव करते, तो क्या होता, अगर आप इसको 0.8 r पे रखते तो 0.8 r डेफिनेटली यहां लाई कर रहा होता, और अगर आप इससे उसको ऊपर शिफ्ट करते यानी कि आप डिस्टेंस बढ़ा रहे होते, डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो जाएगा, तो फिर उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाता, मतलब देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस, इसका मतलब इट विल कम डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अगर आप इसको r/√2 पे रखोगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर आप 0.8 r पे रखोगे तो अब और दूर ले जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, लेकिन अगर आप उसको r/√2 से कम डिस्टेंस पे रखोगे, देखो अगर आप इसको इस रीजन में कभी भी रखोगे, इस रीजन में ये आपका r/√2 है,
अगर आपने इसको इस रीजन में रखा, इधर वाले रीजन में, तो आप इसको ऊपर मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ रहा है, जो फोर्स ऊपर की तरफ इसको रिपल्शन लग रहा था वो बढ़ेगा। और अगर आपने इसको इस रीजन में रखा और फिर आप दूर कर रहे हो, उसको दूर करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घटा रहे हो, और घटाने का मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाएगा, जो कि इसको नीचे की तरफ लेके आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये पूरी तरीके से एनालिसिस आपको करनी सवाल की, तो सवाल बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि इसमें काफी अच्छे से एनालिसिस करनी पड़ती है। तो इसका आंसर आएगा इट विल मूव अपवर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको 0.5 आर पे रखा था। अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें अगला सवाल है आपके पास में, बॉब ऑफ मास 40 ग्राम विद पॉजिटिव चार्ज 4 माइक्रोकूलम इज ऑसिलेटिंग विद टाइम पीरियड t1. An electric field is applied vertically upwards. Now time period becomes t2. Find the value of t2 by t1. देखो इस सवाल में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब आप टाइम पीरियड की बात करते हो तो पॉजिटिव चार्ज है उस पर ऑसिलेट कर रहा है विद टाइम पीरियड t1. आपने जब उसको नॉर्मली देखा था तो वो ऑसिलेट कर रहा है, उस टाइम पर जब वो ऑसिलेट करता है, एक बॉब है और सिंपली ऑसिलेट कर रहा है अगर वो, तो ऑसिलेट कैसे करता है? ऐसे 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 करता है। और इस तरीके से जब ऑसिलेट करता है, अब स्टार्टिंग में क्या है, जब टाइम पीरियड t1 है उस केस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवेलेबल। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप उसका सीधा सीधा टाइम पीरियड लिख दो। टाइम पीरियड में उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो चार्ज का कोई मतलब नहीं है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब तक चार्ज का कुछ नहीं कर सकते हम अकेले। चार्ज का मतलब तब आता है ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो यहाँ पर चार्ज का कोई मतलब नहीं इनिशियली। तो अपन सीधा सीधा टी की वैल्यू लिख देंगे 2π√L/g। सिंपल 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 जो भी है। और वो जी क्यों है? क्योंकि उसका जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज जी इस टाइम पे ये हो जाएगा स्टार्टिंग। लेकिन अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अचानक आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ऊपर की तरफ, तो ये जो बॉब है इसके ऊपर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाता है, तो वो टाइम पीरियड चेंज होने का कारण क्या होगा? पहली बात तो ये, इसका मास आपको दिया हुआ है, मास है 0.04 kg और इसका चार्ज आपको दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम। एक्सीलरेशन लिखा जा रहा था, वो एक्सीलरेशन लिखा जा रहा था हमारा g के बराबर। इसका मतलब जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन था वो g के बराबर था, लेकिन अब इफेक्टिव एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। तो आप पहले ये QE फोर्स की वैल्यू निकाल लो। QE फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? QE फोर्स की वैल्यू आ रही है 4 × 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 3.6 × 10⁻⁴। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 14.4 × 10⁻⁻2 यानी कि 0.144। ये आ रहा है आपका QE का वैल्यू। और mg का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? mg का वैल्यू आ रहा है 0.04 × 10, तो ये कितना आएगा? 0.4। अब देखो ये तो हो गया 0.4 न्यूटन और ये हो गया 0.144 न्यूटन। डिफरेंस ले लो दोनों का। अगर आप दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपका जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स और g का वैल्यू जो है उसके लिए हम ये देखेंगे कि QE जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा, एक्स्ट्रा फोर्स QE लगा, उससे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कितना डिक्रीमेंट आया होगा, इफेक्टिव जी इफेक्टिव जो नया होगा उसमें कितना डिक्रीमेंट आया होगा, ये हमें देखना है। तो नेट फोर्स जो यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा? 0.4 - 0.144 जो कि कितना बन जाएगा? 0.256 न्यूटन, इतना बन जाएगा। 0.256 न्यूटन अगर ये बना तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू नेट फोर्स। पहले क्या था? नेट फोर्स 0.4 था, अभी कितना हो गया? 0.256। तो आप देख सकते हो कि अब जो नया जी इफेक्टिव आएगा, जी इफेक्टिव वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 0.256 न्यूटन। और अगर आप देख सकते हो तो ये नेट फोर्स है, तो इसको m × जी इफेक्टिव के बराबर कर दें, तो जी इफेक्टिव जो नया आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.256 डिवाइडेड बाई मास कितना है? मास आपका है इसमें 0.04 kg, 0.04 kg। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? तो ये आएगा आपका 64/10 यानी कि 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब न्यू जो आपका वैल्यू आया जी का वो 6.4 आ रहा है। बस अब आपका काम हो गया। तो अगर आपको T2 चाहिए तो T2 की वैल्यू कितनी होगी? 2π√L/, जी इफेक्टिव कितना आ गया बेटा? 6.4। अब आपको क्या निकाला? अच्छा T1 की वैल्यू कितनी थी? T1 की वैल्यू थी 2π√L/10। जी की वैल्यू मैंने 10 रख दी इनिशियली। तो आपको T2/T1 निकालना है, तो T2/T1 डिवाइड कर दो, तो यहाँ LCL कट जाएगा, ऊपर आएगा यहाँ पे 10 और नीचे आएगा 6.4। तो ऊपर बन गया ये 10 और नीचे आ गया 8, तो आ गया 5/4 मतलब
25। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पे बेसिकली हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जा रहा है उस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से यहां पे जी इफेक्टिव चेंज हो गया। ड्यू टू एक्स्ट्रा फोर्स जी इफेक्टिव गेट्स चेंज्ड, और वो चेंज हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है आपके सामने एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसका इतना चार्ज डेंसिटी है और ए बी लेंथ का वायर है, एल लेंथ का वायर है। आपको निकालना है अनदर वायर ऑफ ए बी हैज़ प्लस क्यू चार्ज लेंथ, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय लॉन्ग वायर ऑन वायर ए बी। मतलब जो बड़ा लंबा वायर है ना, वो इस छोटे वायर पर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सोचें, देखो पहली बात तो ये कि जब भी वायर्स का वायर पे फोर्स देखना हो या चार्ज का किसी जगह पे फोर्स देखना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फोर्स का फॉर्मूला एक ही ध्यान रखना है, Q इंटू ई। Q चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड, अदर सारे अदर मतलब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इधर उधर के सारे मिला लो, और Q चार्ज उसका खुद का। लेकिन यहाँ पर सब कुछ डिफरेंट है। Q E तो कर लोगे, लेकिन Q कौन सा वाला लोगे, कितना बड़ा लोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से सोचो तो यहाँ पे जो वायर आपको दी हुई है उस वायर का लेंथ इन्फिनिटी है, और यहाँ पे जो वायर आपको दी हुई है इसकी लेंथ L है, ये डिस्टेंस आपको दी हुई है A। अब आप देख सकते हो कि इसका चार्ज तो प्लस Q है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k लैम्डा बाई आर। इस लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 2k लैम्डा बाई आर। पर ये 2k लैम्डा बाई आर जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, आर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो, अगर आप छोटी सी बात ये सोचो कि अगर आप इस छोटे से पार्ट को देखोगे, इस छोटे से पार्ट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। अगर आप इस छोटे से पार्ट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। अगर आप इस छोटे से पार्ट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। अगर आप इस छोटे से पार्ट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। पैरेलल रखा होता तो हम फिर भी सोच लेते, लेकिन ये तो अलग तरीके से रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, तो इसका मतलब डिस्टेंसेस चेंज हो रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा तो कर नहीं सकते। अब आप ऐसे सोचो कि इसको करने का क्या तरीका हो सकता है, तो मैं बताता हूँ आपको। इसको करने का एक ही तरीका है, जहाँ भी ये वेरिएबल चीज़ें आती है ना, जहाँ पे सब कुछ एकदम सेम नहीं हो रहा होता, तो हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। इंटीग्रेशन कैसे, हम यहाँ सोचें, हम सोच लेते हैं कि ये जो वायर है ना, ये ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पार्ट से मिलके बना है, ऐसे छोटे छोटे सारे पार्ट्स को हम लोगों ने ऐसे कवर कर लिया ऐसे। अगर हम इस हर एक छोटे छोटे पार्ट पर लगने वाला फोर्स ऐड कर ले तो टोटल फोर्स आ जाएगा। अब आप सोचो कि क्या हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पे है, नहीं है, तो आप क्या मानोगे, आपको करने का तरीका क्या ध्यान है, आप यहाँ से आगे जाओगे और एक कोई भी पार्टिकल उठा लो, जैसे मान लो ये उठा लिया, पर इसके लिए क्या डिस्टेंस मानी जाए, इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि ये x डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, जनरल डिस्टेंस। और साथ ही साथ हमें ये भी चीज़ माननी है कि इस पर्टिकुलर वायर का छोटा सा जो एलिमेंट है ना, इसकी लेंथ जो है ना x डिस्टेंस पे है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लेंगे, छोटी डिस्टेंस dx। यही तरीका होता है हमेशा, x डिस्टेंस पे गए और एक dx ले लिया एलिमेंट वाइज। अब आप सोचो कि आपके सामने सिर्फ एक वायर है और एक छोटा सा एलिमेंट है जो कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, x, और एक dx लेंथ है इसकी। अब ये dx लेंथ का तो कोई मतलब नहीं है, पॉइंट चार्ज हो गया ना। अब सिंपली आप क्या करो, इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकाल लो। लेकिन अब यहाँ पे सारी चीजें d के टर्म्स में आएंगी। जैसे इस छोटे से चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या लिखेंगे हम, df। फोर्स किसके इक्वल होगा, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्डा बाई x इंटू इसका जो चार्ज होगा छोटा सा, उसको मैं लिख दूंगा dq, क्योंकि इसका चार्ज भी क्या हो जाएगा dq, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख चुके हैं। अब देखो ये dq की वैल्यू कैसे निकाली जाए। आपको एक चीज पता है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज इसमें फैला हुआ है, तो dq की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी बेटा, आपको ये पता है कि प्लस q चार्ज इसका टोटल है, प्लस q चार्ज, तो आप यूनिट लेंथ का चार्ज निकाल लो, तो आप बोलोगे कि इसकी एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा में मान लेता हूँ, किसकी, इसकी लैम्डा 1, उसको क्या लिख दूंगा मैं, q बाई एल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैम्डा 1 आपका q बाई एल है, यानी कि 1 लेंथ पे लैम्डा 1 चार्ज है, तो dq पे कितना चार्ज, dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, dq बराबर किसके होगा, देखो q बराबर किसके आ रहा है, लैम्डा 1 एल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ना, लैम्डा 1 बराबर dq बाय dx। सिंपल, dx एलिमेंट के लिए dq चार्ज है, तो dx इंटू लैम्डा 1 बराबर dq हो गया। तो dq का वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा 1 dx, और ये यहाँ पुट करना है, तो df का वैल्यू कितना आएगा बेटा, ये आएगा 2k लैम्डा बाय x इंटू लैम्डा 1 dx।
अब देख सकते हो कि ये 2 के लैम्डा इंटू लैम्डा 1 ये सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं एकदम, और ये डी एफ हो गया। आपको निकालना नेट फोर्स है, मतलब आप ऐसे सारे एलिमेंट्स के लिए जोड़ोगे, इसके लिए भी 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 जोड़ोगे, ऐसे करके। तो इसके लिए डी एफ, इसके लिए डी एफ, इसके लिए डी एफ अलग अलग आएगा, लेकिन सब आप जोड़ने का तरीका क्या होता है, इन सबको जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन, मतलब दोनों तरफ लगा दो। अगर आप इससे सारे डी एफ को जोड़ दोगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा, और इस तरफ अगर जोड़ोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट कैसे लगाते हैं वो भी आपको बताता हूँ। 2 के लैम्डा 1 लैम्डा इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। अच्छा, यहाँ पे जब आपने लिमिट लगानी है तो यहाँ पे आपने फोर्स की लिमिट लगानी है, तो फोर्स की लिमिट तो आप सिंपली लगा दोगे तो उससे आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। डी एफ का इंटीग्रेशन एफ होता है, किसी भी चीज़ का डी, जैसे मान लो यहाँ डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, डी पी का इंटीग्रेशन पी होता है, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू होता है। ये ध्यान रखना, कोई भी चीज़ हो ऐसी। अब यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स है, मतलब आपको 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसका इंटीग्रेशन हमें पता है, लेकिन हमें लिमिट क्या लगानी है। तो लिमिट लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है एक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा इस जगह पे, और सबसे लास्ट वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आपकी एक्स स्टार्ट यहाँ से होती है, ये वाले डिस्टेंस, ये जो मैंने अभी बनाई ना, यहाँ से एक्स स्टार्ट होता है। कितना है ये वैल्यू, ये आपको पता है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू ए, और सबसे लास्ट वाला वैल्यू यहाँ पे जाके एंड होता है, ये डिस्टेंस है ए प्लस एल। तो इसका मतलब आपकी लिमिट लगेगी ए टू ए प्लस एल। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस वैल्यू विल बी कमिंग एज 2 के लैम्डा 1 लैम्डा, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है लॉग एक्स। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो आएगा 2 के लैम्डा 1 लैम्डा लॉग, अच्छा लिमिट लगेगी ए टू ए प्लस एल। तो जब ये लगाएंगे ना हम लोग तो आएगा ए प्लस एल अपॉन ए। ये लॉग की प्रॉपर्टी है जो हमने लगा दी यहाँ पे, लॉग ए प्लस एल अपॉन ए, और यह आ जाएगा आपका फोर्स नेट। बस हो गया खत्म सवाल। इस तरह से हम फोर्स निकाल सकते हैं, दिस इज द इक्वल टू फोर्स। ठीक है, फोर्स नेट इक्वल टू 2 के लैम्डा 1 लैम्डा इंटू लॉग ए प्लस एल अपॉन ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम। मतलब आपने एक चार्ज प्लेस कर दिया और वो किसी शीट के ऊपर या किसी प्लेनर एरिया के ऊपर कहीं पर रखा हुआ है। आपको निकालना है कि इस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, और ओ जो है वो सेंटर है किसका, इस पूरी शीट का। जो शीट आपको दी हुई है, शीट एक स्क्वायर शीट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको गिवन है कि दिस इज अ स्क्वायर शीट। और दूसरी बात, ये इसके सीध में रखा हुआ है, कितनी 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा, ये 4 सेंटीमीटर है। तो आप सोचो कि इसको निकाले कैसे, निकालने का तरीका क्या रहना चाहिए। तो निकालने के तरीके तो इंटीग्रेशन ही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक वाला दिमाग लगाओगे तो कैसे लगा सकते हो कि अगर आप ये डिस्टेंस को नोटिस करो तो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, एकदम सिमेट्रिकल तरीके से सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर के ऊपर 2 सेंटीमीटर पे। और अगर आप 2 सेंटीमीटर और जोड़ देते इसमें तो 4 सेंटीमीटर हो जाता, जो कि इसकी साइड के बराबर है। मतलब अगर आप ऊपर की तरफ, जैसे ये नीचे रखा हुआ है ना, इसमें ऊपर की तरफ एक और शीट रख दोगे तो ये एकदम बीच में हो जाएगा कि नहीं। देखो ये 2 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश इस पर अगर अपन करें तो ये ध्यान से ये वाला फेस के बारे में बात करें तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये मिड में रखा हुआ है एकदम, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस वाइज ये भी सेम रहेगा। अगर आप एक और फेस यहाँ बना दोगे तो ये डिस्टेंस भी आपकी सेम आएगी 2 सेंटीमीटर। मतलब ये एक क्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप फ्रंट और बैक वाला फेस भी बना दोगे तो यानी कि आपका एक नया क्यूब बन जाएगा, जो कि क्यूब किस तरह से दिखेगा, इस तरह से। और ये क्यूब ऐसा है जिसके सेंटर पे आपका चार्ज रखा हुआ है। ये सिर्फ एक इमेजिनरी सरफेस मैंने बनाई है ताकि आप इसको सही तरह से प्लेस कर पाओ। इस चार्ज को ऐसा समझ लेंगे कि यार ये यहां रखा होता तो क्या होता, क्योंकि क्लोज सरफेस बनाने में तो आपको फ्लक्स लिखना आसान होता है ना। फ्लक्स एक ओपन सरफेस से लिखने के बजाय क्लोज सरफेस पे लिखने के लिए आसानी से हम लिख सकते हैं। तो आप देखोगे कि अगर यहाँ ऐसा नहीं होता कि जैसे क्यू चार्ज अकेला सा खुला सा रखा हुआ है, आप इसको अगर एक किसी बंद क्यूब के अंदर सेंटर पे रखते तो काम आसान हो जाता। अब सोचो कि इस क्यूब के कितने फेस, इस क्यूब के 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप देखोगे तो ये वाला फेस जैसा है इसके लिए, ये वाला फेस वैसा ही नीचे वाला फेस है, वैसा ही ऊपर वाला फेस है, वैसा ही इधर वाला फेस है, वैसा ही पीछे वाला और वैसा ही आगे वाला। मतलब इस चार्ज को अगर आप इधर से देखोगे उधर से देखोगे, हर तरह से फेस के लिए ये सेम है।
मतलब हम बोल सकते हैं कि फॉर ईच फेस द फ्लक्स विल बी सेम बाय दिस चार्ज। इस चार्ज के लिए फ्लक्स का वैल्यू हर फेस के लिए सेम होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और आप यहां पे काम करो कि 6 जगह डिवाइड हो रहा है लेकिन हर जगह इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, टोटल फ्लक्स निकाल लो। तो नेट फ्लक्स हमें पता है, नेट फ्लक्स पूरी सरफेस से नेट फ्लक्स क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियस ही बात है। तो पूरा फ्लक्स आप निकाल लो, क्योंकि अंदर रखा हुआ है, अंदर रखा हो कहीं पर भी रखा होता तो भी फ्लक्स यही आता, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये फ्लक्स जो है वो 6 अलग अलग फेसेस के लिए है और सबके लिए इक्वल इक्वल है। मतलब मैं लिख दूंगा एक फ्लक्स से एक फेस से फ्लक्स कितना आ रहा है, मान लेते हैं φ1, तो नेट फ्लक्स जो है वो कितना आएगा 6φ1। ऑब्वियस ही बात है, सबके लिए जोड़ के, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो φ1 की वैल्यू एक फेस से निकालनी है तो आएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑब्वियस ही बात है, ये सबके लिए बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी और 1/6 टाइम्स वैल्यू आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक डिस्क दी हुई है और डिस्क के लिए, अच्छा डिस्क की रेडियस आपको दी हुई है और उससे a डिस्टेंस पर एक प्लस q चार्ज रखा हुआ है, तो फ्लक्स निकालना है थ्रू द डिस्क ड्यू टू चार्ज। देखो बेटा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आप इसको सवाल को भी कैसे सोचोगे, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग, हर जगह की चीज़ें अलग अलग, तो इसको कैसे दिमाग में लाओगे। आप बोलोगे कि यार इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे निकलेंगी बाहर, देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगी, ये ऐसे निकालेगा, फिर ये ऐसे निकालेगा, फिर ये ऐसे निकालेगा। समझ में आ रही है बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हर जगह से अलग अलग। अच्छा ये डिस्टेंस अलग है, इसको D1 बोलो, इसको D2 बोलो, इसको D3 बोलो, इसको D4 बोलो। तो डिस्टेंसेस जब अलग अलग हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यानी कि एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग होगा। तो आप कैसे फ्लक्स निकालोगे। अच्छा फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है कि इसको काट के कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, बेसिकली ऐसी वाली, तो इसका मतलब ही फ्लक्स होगा। तो इसको कैसे हम फील करें, इसको कैसे फील किया जाए, ये हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा। आप इसको ऐसे सोचो कि आपने एक कोन देखा होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ कि ये फिगर हम ऐसा बनाते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे अपन ने क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब सोचो कि यहाँ से मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ये थोड़ा सा ये वाला पॉइंट भी ले लो एक बार ज़रा। अगर आप एक कोन का कंस्ट्रक्शन करो, कोन का, तो ये जो कोन होगा ना, कोन उसका ये वर्टेक्स होगा प्लस क्यू चार्ज वाला। ऐसे कोन सोचो आप दिमाग में, और उस कोन के लिए हर जो पॉइंट होगा ना, हर पॉइंट कोन का हर पॉइंट, जो उसके सर्कल का हर पॉइंट होता है ना, वो उसके वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मतलब ये पॉइंट पीछे की तरफ है, बेसिकली आप समझ पा रहे हो ना, ये कोन के पॉइंट्स हैं, सब बराबर डिस्टेंस पे हैं, किससे, क्यू पर। मतलब आप सबसे पहले इस तरह के पॉइंट्स को पकड़ो कि कोन वाले, मतलब इस सेंटर, इसको वर्टेक्स मान के एक कोन का अगर मैं फॉर्मेशन करूं तो जो डिस्टेंसेस होगी वो सेम आएगी सबके लिए, एक पर्टिकुलर कोन के लिए। अच्छा अगली डिस्टेंस किसके लिए सेम आएगी, अगर आप एक दूसरा कोन बनाओ तो आप दूसरा कोन ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे ऐसा, इसके लिए हर जगह से डिस्टेंस सेम आएगी। फिर एक पीछे की तरफ ऐसे ऐसे करके आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे कोन आपके फॉर्म होंगे। यहाँ पे ये वाला एक कोन ये हो गया, एक कोन और छोटा हो गया। ऐसे देख सकते हो कि इसे बहुत सारे कोन बन जाएंगे, छोटे छोटे कोन, और उन्हीं कोन से मिलके आपकी जो यहाँ पे पूरी की पूरी डिस्क है वो तैयार हो रही है। आपको बेसिकली पूरे कोन से मतलब नहीं, मैं कोन का मतलब सिर्फ इसलिए समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको डिस्टेंसेस किस तरह से इक्वल दिख रही हैं वो समझ में आए बेसिकली। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप सोचो कि हर छोटी छोटी, जैसे ये रिंग है ना, ये जो डिस्क है ना, इसको आप कैसे मान सकते हो, इसको ऐसे मान सकते हो, ये एक छोटे से ऐसे 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 छोटे छोटे रिंग के, कॉन्सेंट्रिक रिंग से बनी है मिलके, ये ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलके ये बनी है, ऐसे ऐसे करके आप बनाते जाओ। अच्छा ये रिंग जो है ना वो प्लेन, उसका हॉरिजॉन्टल है, इसलिए आपको थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप एक डिस्क को बोलोगे तो डिस्क आपको बहुत सारी छोटी छोटी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के फॉर्मेशन में मिल जाएगी, कॉम्बिनेशन में। तो आप सोचो कि हर छोटी छोटी रिंग जो है
उसके करस्पॉन्डिंग हर छोटी छोटी रिंग, देखो हर रिंग के करस्पॉन्डिंग क्या एक कोन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। और हर एक कोन के लिए अगर अपन बात करें, सिर्फ एक कोन के लिए, तो जो डिस्टेंस होगी प्लस क्यू चार्ज से वो सेम हो जाएगी। मतलब आपको जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचें, कैसे सोचें? देखो ये रिंग बना ली, सॉरी डिस्क बना ली वापस से, और यहां पर प्लस क्यू चार्ज रख के आपने क्या किया, यहां पर आपने वापस से स्टार्ट किया, इस कोन को फॉर्म किया। ठीक है, इस कोन में आपने यहां पे देखा कि मैं जनरल डिस्टेंस लेता हूं यहां से, कितनी x डिस्टेंस 0 से स्टार्ट होगी, और ऐसे करके पूरी रेडियस तक की डिस्टेंसेस अगर मैं कवर कर दूंगा, पूरी रेडियस तक की, यहां से यहां तक की, r डिस्टेंस तक की, तो सारे कोन्स बन जाएंगे, जितने भी बनने चाहिए बन जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा और अच्छा दिमाग लगाओ कि हम लोग इस कोन को थोड़ा सा डबल लेयर में बना लेते हैं, ऐसे करके। ये जो मोटाई आपको दिख रही है ना, ऐसी मोटाइयां बनाते 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 आपका पूरा का पूरा डिस्क कवर हो जाएगा, उससे आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, और ये मोटाई आपने थोड़ी देर के लिए, क्योंकि x डिस्टेंस पे गए ना जनरल, तो आपने dx मान लिया। अच्छा, ये आपको पता है कि दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट a, ये तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, a डिस्टेंस दी हुई है, तो आपने क्या किया, ये a लिख लिया। तो आपको पता ही है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिखेगी, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी आएगी, √a² + x²। अब बताओ, क्या इस कोन पर प्रेजेंट होने वाला जितना भी पॉइंट में बना रहा हूं ना, ये हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया? बिल्कुल, एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरकमफेरेंस नहीं, बेसिकली सर्कल लिख देते हैं इसको ना, एट द ऑफ द सर्कल, ये जो भी बनाया ना अपन, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिक्स हो गई, कितनी, KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है, √a² + x² और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि KQ/r² ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन अभी भी बहुत इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ आएगा, इस तरफ। लेकिन आपको ध्यान से सुनना, ये जो रिंग दिख रही है ना, ये रिंग ऐसी है, एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काट रहा है इसको, ऐसे 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 अगर काट रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे काट रहा है ना, तो आपको उस सबसे मतलब नहीं है, आपको मतलब सिर्फ इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर भी आएगा और एक परपेंडिकुलर आएगा, इधर भी आएगा 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 परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ही आपको मतलब है, जो हॉरिजॉन्टल निकल जाएंगे ना वो फ्लक्स नहीं देंगे। फ्लक्स कौन सा वाला देगा, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फ्लक्स देंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रिंग है ना, इस पे यहाँ पे अपने Q रखा है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस तरफ जा रहा है। तो पहली बात, ये डिस्टेंस आपकी हो गई x, ये वैल्यू हो गई a, इसको मान लो थीटा। तो आपको कौन सा वाला कंपोनेंट चाहिए, देखो ये थीटा ही हो जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस है दोनों, तो ये वाला कंपोनेंट चाहिए। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका कौन सा कंपोनेंट अपने को चाहिए। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, DE, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ छोटी प्यारा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसको कुछ भी लिखो, पर इसका कौन सा वाला कंपोनेंट हमें काम में लेना है, कॉस थीटा वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा KQ अपॉन, ये देखो वैल्यू कितना आया था, a² + x² का स्क्वायर कर दोगे तो a² + x² हो जाएगा। और उसका कौन सा कंपोनेंट काम में आ रहा है, उसका काम में आ रहा है हमारा कॉस थीटा। बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आपने लिख दिया एरिया, सॉरी एरिया अभी तक नहीं लिखा, एरिया भी बाकी है, एरिया लिखना बाकी है, सिर्फ ये आपने कंपोनेंट लिखा है, लेकिन साथ ही साथ आपको एरिया भी लिखना पड़ेगा। एरिया कौन सा वाला, ये एरिया है छोटा सा, इस एरिया को आप लिख दोगे तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा, लेकिन वो छोटा सा फ्लक्स होगा, छोटे एरिया में से आने वाला फ्लक्स है ना, तो d∅। और उस एरिया को कैसे लिखोगे, आपको पता है कि इसकी सरकमफेरेंस कितनी है, सरकमफेरेंस इसकी 2πx, और अगर आप उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx, ये हो जाएगा आपका स्मॉल एरिया। ये तो पता ही ना आपको, 2πx dx, तो इसको किससे लिखेंगे, 2πx dx। बस अब आपका काम हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू और एक बार लिख दो आप, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे, दिस इज थीटा, दिस इज a, दिस इज x,
तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा। ये वैल्यू जब हमने लिख दी तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डी फाई इक्वल टू के क्यू इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2πx dx और इंटीग्रेशन। ये तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, मैंने बताया था डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता, तो ये तो फाई नेट आ जाएगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, तो सबसे पहले ये देखो कि लिमिट किसकी लगानी है। तो लिमिट लगाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, लिमिट लगाएंगे हम x की लिमिट लगाएंगे। तो x कहाँ से स्टार्ट होगा, x स्टार्ट होगा 0 से, यहाँ से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक जाएगा, रेडियस तक। तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r। तो के क्यू a टू पाई, ये सब तो बाहर आ गया और ऊपर आएगा x dx, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन की। देखो जब इस तरह की चीज़ें आती है ना, एक्स डी एक्स ऊपर आता है, तो अपन क्या करते हैं, जो नीचे वाली चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, इसको हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको कुछ अज्यूम कर लिया मैंने इसको कुछ टी, ताकि थोड़ा सिंपली सॉल्व हो जाए, या टी स्क्वायर अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, टी स्क्वायर अज्यूम कर लिया। तो उससे क्या होगा कि आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। ए तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, आप चाहो तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x बराबर इसका कितना आएगा, 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से आपके पास में 2x dx की वैल्यू आ जाएगी 2t dt। थोड़ा सा ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा बिट कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x dx को t dt। तो यहाँ पुट कर देंगे x dx, जो भी दिख रहा है ना उसको हम पुट कर देंगे 2k पाई a इंटू एक्स डी एक्स को t dt अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैंने टी स्क्वायर माना था, तो ये बन गया टी स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कट गया तो टी क्यूब बन गया। तो ये क्या बन गया बेटा, सिंपली डी टी बाई टी स्क्वायर, और ये हो गया 2k³ पाई ए। अब वापस से टी स्क्वायर जो है ना, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम सिंपली। टी स्क्वायर को 1/t स्क्वायर है ना, इसके इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा, टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 2k³ पाई ए। नीचे से -1 को बाहर ले लो, -2k³ पाई ए, और ये क्या बन गया 1/t। अब इसकी लिमिट लगाने से पहले एक ध्यान रखो कि हमें लिमिट लगानी है 0 से, लेकिन वो x की लिमिट थी, तो हम क्या करेंगे, t को वापस कन्वर्ट कर देंगे। t को वापस क्या लिख सकते हैं, x² + a²। तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट x² + a²। लिमिट लगा दो अब 0 से लेके r तक, -2k³ पाई ए। ये आपका फ्लक्स नेट आ जाएगा। तो यहाँ पे जब लिमिट लगाओगे तो r लिखोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट x² + r² माइनस 0 लिखोगे, x की जगह 0 लिखोगे तो 1/a आएगा। अच्छा सॉरी, a² + r² आएगा, a² + r²। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आ गई तो यहाँ पे क्या करो -2k³ पाई ए, माइनस को भी अंदर ले लो तो क्या आ जाएगा 2k³ पाई ए, और ये आएगा 1/a - 1 अपॉन अंडर रूट a² + r²। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स नेट थ्रू दिस डिस्क। तो ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बट ठीक है, इंटीग्रेशन का सवाल है तो इतना तो हम मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है वो इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसी को अगर यूज़ किया जाएगा ना तो बेटा बहुत आसान हो जाएगा। आप इस रिजल्ट को ध्यान में रखो। फाइनेट कितना आ रहा है 2k³ पाई ए, 1/a - 1 अपॉन अंडर रूट a² + r²। चलो ठीक है, अब इस सवाल को समझते हैं। आपको यहाँ क्या निकालना है, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस ओनली। कर्व्ड सरफेस ओनली, जबकि ये दिया हुआ है कि क्यू चार्ज जो है वो एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है सेंटर पे। ठीक है भाई, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप ये बोलोगे कि क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो ऐसे भी जाएंगी बाहर, इस कर्व्ड सरफेस से भी जाएंगी और इधर से भी जाएंगे। क्या इन तीनों के अलावा कोई और सरफेस अवेलेबल है, नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं कि फ्लक्स नेट जो इसकी वजह से होगा वो होगा फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस 2 और फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस फ्लक्स 3। क्लोज सरफेस, दिस इज क्लोज सरफेस, उसको मैंने
3 बोल दिया तो फ्लक्स 3 लिख सकते हैं उसको। चलो ठीक। अब हम लोग यहां से इसको कैसे सॉल्व करें, तो क्लोज्ड सरफेस जो है ना उसको अपन ने 3 बोला है, कर्व्ड सरफेस, सॉरी क्लोज नहीं, दिस इज कर्व्ड सरफेस, इसको मैंने 3 बोला है। 1 और 2 की वजह से फ्लक्स हमें पता है। कैसे पता है? अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो ये वाला सवाल हमने जस्ट अभी भी किया है। ये वाला सवाल, एक चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से एक डिस्क में से जाने वाला फ्लक्स फाइंड करो, जो कि इसके बिल्कुल बीच में से किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। वो डिस्टेंस यहाँ पे L दी हुई है, बाकी सब सेम है। एक तरफ से जाने वाला और दूसरी तरफ से जाने वाला फ्लक्स भी ऐसे लिख सकते हो, तो डबल हो जाएगा ना काम। दोनों बाहर की तरफ ही जा रहे हैं तो दोनों पॉजिटिव फ्लक्स हो गए, तो दोनों फ्लक्स को हम जोड़ देंगे। तो आपको पता है कि φ1 और φ2 दोनों बराबर हैं, और वो किसके इक्वल हैं? वो इक्वल हैं 2kq पाई a, और यहाँ लिखा हुआ है 1 बाई a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ ए क्या है, बेसिकली ए जो थी ना वो आपकी रिंग इस डिस्क से किसकी डिस्टेंस थी? डिस्क से चार्ज की डिस्टेंस थी, सेंटर से, ये वाली डिस्टेंस थी, जो कि यहाँ पे कितनी है? यहाँ पर वो डिस्टेंस बेटा आपकी L दी हुई है। कितनी दी हुई है? इस चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी है? L। तो यहाँ पे A बराबर आपका क्या हो गया? L, और रेडियस की जगह रेडियस है, बस बाकी सब कुछ सेम है। क्यू क्या था? वो जो चार्ज रखा हुआ था वही था, तो यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, बाकी सब तो सेम है। तो यानी कि आप लिख सकते हो कि φ1 की वैल्यू आएगी 2kq पाई, a की जगह क्या लिखना है? L, और यहाँ आएगा 1 बाई L माइनस 1 अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? बस अब आपको इसको, अच्छा टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा ना φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल्स टू फ्लक्स नेट, ये दोनों तो इक्वल हो गए, तो यानी कि डबल कर दो इसका, तो आ जाएगा 4kq पाई L 1 बाई L माइनस 1 अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और प्लस फ्लक्स 3, ये क्लोज, ये है कर्व सरफेस वाला फ्लक्स है, और ये फ्लक्स नेट है। अब आपको एक और चीज़ पता है कि फ्लक्स नेट अगर निकालना हो तो डेफिनेटली जो फ्लक्स नेट होगा टोटल फ्लक्स, वो तो गॉसियन लॉस से या गॉस लॉस से हम क्या बोल सकते हैं? Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना तो बहुत आसान इसका आंसर निकल के आएगा। कैसे आएगा? देखो, K की वैल्यू जो होती है ना वो क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा 4Q पाई L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई L माइनस 1 अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस Q कर्व्ड, सॉरी फाई कर्व्ड है ना, दिस इज फाई कर्व्ड। अब आप इसको सॉल्व करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई से 4 पाई कट गया, और अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो L से L कट जाएगा, तो आएगा पहला Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q L अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस फाई कर्व्ड, और यहाँ क्या आएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हो ये से ये कट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास में फाई कर्व्ड की जो वैल्यू आई दैट इज QL अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट कॉर्नर एज सेंटर एंड एट फेस सेंटर ऑफ क्यूब, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इन ईच केस। मतलब देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपने क्लास में बार बार किया होगा, पर इसमें यूज होता है कि फाई नेट इक्वल्स टू क्यू एंड क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें बार बार, क्योंकि आपको लिखना क्या है कि फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा क्यूब से, लेकिन उसके लिए ये जानना जरूरी है कि कितना पार्ट जो चार्ज का है वो उस क्यूब के अंदर लाई कर रहे हैं। अगर आपने एक चार्ज को इसके कॉर्नर पे रखा यहाँ, तो उसके कॉर्नर पे रखने की वजह से वो पूरा का पूरा चार्ज अंदर नहीं लाई करता, उसकी लाइंस बाहर भी जाती हैं, बाहर, इधर 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 इधर। तो आपको ये देखना है कि अंदर वाली लाइंस कितनी है जो अंदर से पास होंगी। यहाँ से ये अंदर वाला पार्ट है जो अंदर से लाइन पास करवाएगा, तो आपको बेसिकली यहाँ पे सिर्फ अंदर वाले पार्ट पर फोकस करना है। और अंदर वाला पार्ट आपने थोड़ा बहुत उसमें पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, कि जब भी आप एक क्यूब के, क्रिस्टल के क्यूब में यहाँ पर एक गोला रखते हो, तो उसका कितना पार्ट अंदर लाई करता है उसको कैसे फील करें। उसको ऐसे फील करो कि आप एक क्यूब यहाँ और बना दो, ठीक है, फिर एक ऊपर बना दो, एक यहाँ बना दो,
अभी भी ये पूरी तरह से कवर नहीं हुआ बेटा। देखोगे ना अगर आप तो इसका आधा आगे वाला पार्ट कवर हो चुका है। ऐसे ही अगर आप 8 क्यूब पीछे बना दोगे, ये बहुत आसान सी चीज़ है जो आपने पढ़ी भी होगी, ऐसे ही 8 क्यूब ऐसे ऊपर नीचे और ऊपर नीचे करके आप बना दोगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम बीच में आ चुका है, बिल्कुल बीच में, एकदम बीच में, और सबके लिए बिल्कुल एकदम सिमेट्रिक है। कितने क्यूब्स बनाने पड़े हमें? 8 क्यूब्स, और ये सबके बीच में है। अब आप बोलोगे कि अगर इस 8 क्यूब से बनी हुई एक क्लोज्ड सरफेस मान ली जाए, जिसको पूरी पूरी एक बड़ी सरफेस मान ली जाए, पूरी की पूरी कंप्लीट 8 क्यूब वाली क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स नेट कितना होगा? तो आप अगर पूरी को एक सरफेस मान लोगे कंप्लीट कवर करती हुई को 8 क्यूब को मिला के, तो उससे तो डेफिनेटली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन ये जो चार्ज रखा हुआ है ये हर क्यूब के लिए सिमेट्रिकल है, हर क्यूब के लिए, तो थोड़ी थोड़ी लाइन सब में डिवाइड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। सो हर क्यूब से फ्लक्स, सो फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब इज इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, क्या करेंगे? जो टोटल फ्लक्स है उसका 1/8 कर देंगे, क्योंकि 8 क्यूब से मिलकर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जा रहा है, तो 1 से कितना जा रहेगा? 1/8। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कॉर्नर पे रख के सॉल्व कर लिया। अगर आप इसको एज सेंटर पे रख दोगे, कहां रख दोगे? एज सेंटर पे। एज सेंटर का मतलब कहां पे रखना है बेटा? एज सेंटर का मतलब आपको रखना है यहां पे, इस जगह पे। जब आप इसको यहां रखते हो ना, तो फिर आपको ये समझना है कि अभी भी पूरी तरह से ये अंदर नहीं है। चार्ज अगर आप एज सेंटर पे रख देते हो तो आपको पता चलता है कि ये पूरी तरह से अंदर नहीं है। तो पूरी तरह से अंदर कब आएगा? अब देखो, पूरी तरह से अंदर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ये क्यूब आपने बनाया, यहाँ पर चार्ज है, तो आपको एक चार्ज यहाँ पे फिर से बनाना पड़ेगा। ये देखो, अगर आप देखोगे तो अभी भी पूरी तरह से अंदर नहीं आना। तो पूरी तरह से अंदर कब आएगा? जब एक ऊपर और बना दोगे और एक इधर और बना दिया, बस अब हो गया, अभी बीच में आ गया। और अगर ये बीच में आ गया तो अब इससे चारों जो क्यूब्स हैं वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। और टोटल फ्लक्स अभी भी इसका कितना होगा? टोटल फ्लक्स थ्रू होल क्यूब्स, मतलब टोटल क्यूब से मिला के, सबको एक सरफेस मान लो, चारों क्यूब्स को मिला के एक बड़ी सरफेस मान लो, तो वो कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्वियस ही बात है ना, हर एक क्यूब से बराबर फ्लक्स जाएगा। तो यानी कि एक क्यूब से कितना जाएगा? क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई? इसी तरह से अगर आप बॉडी सेंटर पे रख दो, फेस सेंटर, सॉरी एज सेंटर हो गया, फेस सेंटर। फेस सेंटर का मतलब क्या होता है? आपको कहाँ रखना है? ये क्यूब हो गया, इसके फेस सेंटर पे, यहाँ पे, इस जगह पे, ये फेस का एक सेंटर हो गया यहाँ पे। तो क्या अभी पूरा का पूरा चार्ज अंदर कवर हो रहा है? नहीं। अगर आप इसमें एक क्यूब ऊपर और रख दो, जैसे इस क्यूब के ऊपर आपने एक क्यूब और रख दिया, तो आपका काम एकदम पुख्ता हो जाएगा। देखो ये, अब यहाँ पे आपने चार्ज रखा हुआ था, ये चार्ज पूरी तरह से कवर हो चुका है दोनों के द्वारा। और इससे टोटल फ्लक्स अभी भी लिखोगे फाई नेट, दोनों सरफेस से मिला के नेट कितना हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ऐसे दो क्यूब्स हैं तो दोनों से बराबर बराबर फ्लक्स जाएगा, तो एक से फ्लक्स कितना आएगा? थ्रू 1 कितना आएगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हमें सवाल करना है। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट कॉर्नर देन फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस इंडिविजुअली फॉर अ क्यूब। ओके, तो हमें इंडिविजुअली कितना फ्लक्स पास होगा एक क्यूब से, ये फाइंड करना है। देन फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअली फॉर अ क्यूब। ठीक है, तो अभी अपन ने फाइंड किया हुआ है कि एक क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना जाएगा? एक क्यूब से टोटल फ्लक्स जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। पर ये फ्लक्स जो जाएगा ना, ये फ्लक्स पूरे क्यूब से जाएगा। अब क्यूब में कितने फेजेस हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्यूब में 1 2 पीछे वाला, 3 आगे वाला, ये आगे वाला है, आगे वाला इधर, 4 नीचे वाला और ये इधर 6, ऐसे करके 6 फेजेस। अब आप ध्यान से देखोगे अगर, तो आप फ्लक्स का मतलब क्या समझते हो? फ्लक्स का मतलब होता है बेटा कि अगर आपका ये एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके जो निकलेंगी, नंबर ऑफ दोज लाइंस फ्रॉम यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स फॉर एनी फील्ड। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे आपके पास में 6 फेसेस हैं। कितने फेसेस हैं? 6।
तो पहला फेस, अब ध्यान से देखना, यहां से जो Q है ना, इसकी जो लाइंस होगी ये पहले फेस के साथ इस तरह से जाएगी, इस तरह से। ये जो 6 नंबर वाला फेस मैंने बनाया है, इससे इसकी लाइंस इस तरह से जाएंगी, और जो उधर वाला फेस है ना, जो पीछे वाला बैक फेस, जो ये 2 मैंने बनाया है, इससे जो उसकी लाइंस है वो एकदम ऐसे गुजर जाएंगी। अगर आप तीनों फेसेस से देखोगे, थोड़ा सा फील करके इसको सोचोगे, तो ये जो तीनों लाइंस है ना बेटा, ये फेसेस के पैरेलल हो गई। देखो ये फेस के पैरेलल है, ये आगे यहां मिलेगी आके, मतलब ये फेस के पैरेलल है। सो अगर आप इस Q चार्ज का फ्लक्स इस फर्स्ट फेस से देखना चाहते हो, फर्स्ट फेस से, मतलब फ्लक्स थ्रू फेस या फेस 1, यह आ जाएगा 0, क्योंकि जब लाइन पैरेलल हो गई तो उसको क्रॉस नहीं करेगी, कट नहीं करेगी ना, तो इसका मतलब फ्लक्स कितना आएगा 0। उसी तरह से अगर आप इसको 6 से देखोगे, फ्लक्स थ्रू फेस 6, वो भी कितना आएगा 0। सिंपल सी बात है ना, 6 से भी यही लाइन इसी तरह से पास हो रही है। और जो पीछे बैक वाला फेज है, क्योंकि अगर आपने कॉर्नर पे चार्ज रखा ना, तो 3 लाइन वहां से आप तीनों फेस के पैरेलल खींच सकते हो, जो कि उसके पास में है। अगर किसी भी कॉर्नर पे आप रख दोगे ना, तो 3 उसके फेस ऐसे हैं जो सबसे पास में है, तो जो बैक वाला फेस है वो भी उसके पास में है। तो फेस पीछे वाला कौन सा है 2, इससे फ्लक्स इससे भी 0 आ जाएगा। तो ये तीनों फ्लक्स कितने आ गए 0, 3 फ्लक्स तो हमारे पास में 0 आ गए। अब आपके पास में 3 फेजेस और बचे हुए हैं। कौन कौन सा बचा हुआ है 4, 5 और बाहर वाला 3, ठीक है 1 2 6 हो गया। अब 4 5 3 बचा हुआ है। अगर आपने Q चार्ज रखा है एक कॉर्नर पे, ध्यान से देखना, एक कॉर्नर पे आपने चार्ज रखा है, तो इस कॉर्नर वाले चार्ज के लिए एक फेस हो गया सामने, एक फेस हो गया लेफ्ट हैंड साइड में सामने, और एक फेस हो गया नीचे, और ये तीनों फेस इसके लिए इक्वी डिस्टेंट हैं। अगर आप देखें तो इस Q चार्ज के लिए ये तीनों फेसेस, ये वाला, ये इधर वाला, ये वाला, ये वाला, और ये जो फ्रंट वाला फेस है ना, ये फ्रंट वाला, ये तीनों फेसेस, ये 2 और एक ये 3, ये तीनों फेसेस आप देख सकते हो इक्वी डिस्टेंट और इक्वी, एक तरह से बोल सकते हैं कि इक्वी डिस्टेंस मतलब सिमेट्रिकल है, एक तरह से पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। मतलब फॉर Q चार्ज these 3 faces are equidistant and symmetrical। क्या है सिमेट्रिकल। और अगर सिमेट्रिकल है तो मैं क्या बोल सकता हूं इनके लिए, सिमेट्रिकल है ना, तो बेसिकली तीनों से जाने वाला फ्लक्स भी सेम होगा। आपको पता है कि नेट फ्लक्स कितना है, फ्लक्स नेट थ्रू द क्यूब कितना है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि ये सारा का सारा फ्लक्स ऑब्वियस ही बात है कि हर सरफेस से ही जाने वाला होगा। अगर आप फेसेस के कंपैरिजन में इस तरह से लिखोगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6, 6 फेसेस से 6 फ्लक्स लिख दिए, और वो टोटल मिला के आपका Q/8 एप्सिलॉन नॉट है। तो आपने अभी भी निकाल लिया कि 1 6 और 2 में से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा, तो ये 0 हो गया, 1 में से भी 0 हो गया और 6 में से भी 0 हो गया, इससे भी 0, इससे भी 0, इससे भी 0। तो किस किस से आएगा फ्लक्स 3 4 5 से, φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 दैट इज इक्वल टू Q/8 एप्सिलॉन नॉट। और ये तीनों फ्लक्स बराबर हैं, यानी कि तीनों फ्लक्स की वैल्यू मिला के आप कैसे लिख सकते हो 3 टाइम्स φ इक्वल्स टू Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स का वैल्यू आएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स जो है बेसिकली दिस इज φ3 φ4 और φ5, मतलब इंडिविजुअली आपने तीनों फेसेस से फ्लक्स भी निकाल लिया है। तो आपके पास में φ1 φ2 और φ6 यानी कि तीनों फेसेस से फ्लक्स है 0, और बाकी के जो बचे 3 4 और 5 ये फ्लक्स है आपका Q/24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुई बात? इस तरह से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ सॉलिड स्फीयर हैज रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देन फाइंड द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिस्टेंस r लेस देन r फ्रॉम सेंटर वेयर r इज इट्स रेडियस। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि सॉलिड स्फीयर आपके सामने जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसकी रो है, ठीक है, एंड देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देन फाइंड। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सॉलिड स्फीयर है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आपको लिखना है सेंटर से r के साथ में क्या होगा। तो ये एक बेसिक सी सिंपल सी चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सॉलिड स्फीयर, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर r लेस देन r, मतलब अंदर के साइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
उसके लिए इसका वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिपेंड्स ऑन आर एंड दैट इज इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे भी आप जाओगे ना प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा अंदर के साइड में, ये जितना भी दूर जाओगे उतना ही वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपसे सॉलिड सिलेंडर का पूछा जाए तो सॉलिड सिलेंडर का भी आपको ध्यान रखना है। सॉलिड सिलेंडर के लिए ये वैल्यू एक्सिस से आर डिस्टेंस पर होती है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी ध्यान रखना है आपको ना, सॉलिड सिलेंडर वाला भी और ये सॉलिड स्फीयर वाला है रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और सॉलिड सिलेंडर के लिए रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर एंड इट इज सेम, फाइंड द रिलेशन बिटवीन आर एंड एक्स। ये आपको एक्स दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। एक्स और आर में रिलेशन फाइंड करना है। बहुत सिंपल सवाल है कि आप इसका ग्राफ बना सकते हो आराम से। तो ग्राफ क्या होता है इसका, ग्राफ अगर आपने देखा होगा तो इसका ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ में चेंज होता हुआ ग्राफ ऐसे आता है। पहले तो लाइन और फिर उसके बाद ये इस तरह से डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है, मतलब इस तरह से कर्व्ड फॉर्म में ये आता है। तो आप ये देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू होती है आर। इससे पहले यहाँ पे और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। तो ये वाली वैल्यू आपके लिए आर है और ये वाली वैल्यू एक्स है। तो आप अंदर वाला जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पार्ट के लिए फॉर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और बाहर के लिए x डिस्टेंस पर है तो उसकी वैल्यू होती है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। बस अब आपको q जो चार्ज है ना उसको रो के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि डेंसिटी आपको रो दी हुई है। तो आपको एक चीज पता है कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो जो q होता है वो होता है रो इनटू वॉल्यूम, मतलब 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और ये भी दिया हुआ है कि दोनों सेम हैं, तो आप x और r में रिलेशन बताओ, तो दोनों को सेम कर दो। दोनों को सेम करोगे तो आएगा रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के, q की वैल्यू कितनी है, रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अब अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो ये जो है रो आर एक्स स्क्वायर और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के रो इंटू 4/3 से ये 3 कट जाएगा, मतलब तो ये जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आएगा R क्यूब। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो k है ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, क्योंकि k का वैल्यू ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये कट जाएगा पूरा। तो यहाँ से आपके पास में क्या आया, रो से रो कट गया। तो फाइनली आपको क्या मिला, x बराबर R क्यूब अपॉन R का अंडर रूट। क्या मिला, x बराबर R क्यूब अपॉन R का अंडर रूट। बात क्लियर हो गई। इस तरह से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से हमें सवाल करना है। ठीक है, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, मेथड सेकेंड, फॉर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है के क्यू आर बाई आर क्यूब। पर यहां पर चार्ज क्यू दिया हुआ होना चाहिए, बट हाँ ठीक है, यह ध्यान रख सकते हो। और बाहर के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो तो भी आपका वैल्यू आ जाएगा। इक्वेट करो, के क्यू आर बाय आर क्यूब बराबर के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है आपकी आर क्यूब बाई आर का अंडर रूट। इस तरह से निकालोगे तो बात वही है। ठीक है, कैसे भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 फाइंड करना है। तो आप अब यहाँ पे देखो, इस पूरी लाइन पर प्रेजेंट होने वाले हर तरह की पॉइंट्स पर नजर डालोगे। कितने तरह के पॉइंट्स अवेलेबल हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक पॉइंट इस तरफ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा और एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। अब तीनों तरह के पॉइंट्स पर सोचते हैं अपन क्या क्या हो सकता है, ए बी और सी। अगर आप बी पॉइंट की बात करो, ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पर इस +2q की चार्ज की वजह से, मैं ए और बी नाम दे देता हूँ, ए चार्ज की वजह से, या ए बी की जगह इनको नाम दे देते हैं x और y। तो x चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, और -q चार्ज जो y वाला है उसकी वजह से भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ, यानी कि खुद की तरफ। तो दोनों की वजह से खुद की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पॉसिबल नहीं है, मतलब बीच की किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पॉसिबल नहीं है। अगर आप सी पर देखोगे, चलो पहले ए पर देखते हैं। ए पर अगर आप देखोगे तो 2q की वजह से दूर की तरफ और -q की वजह से अपनी तरफ, तो क्या ये 0 हो सकता है? तो फिर यहाँ पर एक दिमाग लगाते हैं हम लोग। दिमाग क्या लगाते हैं कि अगर 2q की वजह से देखा जाए तो दूर की तरफ है, लेकिन 2q तो बड़ा चार्ज है,
डोमिनेटिंग है, बड़ा है वैल्यू में, मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है, और वो पास में भी है, a पॉइंट 2q के पास में है और q से दूर है। तो एक तो पहले ही q चार्ज बहुत छोटा और ऊपर से आप दूर रख रहे हो तो उसका इफेक्ट और कम हो गया। मतलब यहाँ वाले पॉइंट पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो बड़ा हो जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा और ये छोटा रहेगा। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि ये वाला वैल्यू बड़ा ही रहेगा और ये वाला छोटा रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ वाला पॉइंट बचता है, तो आप बोलोगे कि 2q चार्ज दूर है लेकिन वो बड़ा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि इस तरह से बैलेंस हो जाए कि फाइनली वो और ये जो q चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में आपको जीरो का वैल्यू दे दें। तो ये ई नेट जीरो यहाँ पॉसिबल है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक डिस्टेंस है आपकी, यहाँ से कुछ r मान लिया या कुछ भी मान लिया डिस्टेंस x मान लो चाहे d मान लो कि d डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो मिल गई। तो उसके लिए क्या लिखेंगे कि kq बाय डी स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है मैग्नीट्यूड में ये किसके बराबर होना चाहिए, k इंटू 2q अपॉन r प्लस डी का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखो अगर तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस जगह से ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस है d प्लस आर। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो के क्यू से के क्यू कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में r प्लस डी अपॉन डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप एक बार प्लस √2 लेके सॉल्व करो तो r प्लस डी बाई डी बराबर √2, तो यहाँ से आएगा r बाई डी बराबर √2 माइनस 1। तो जो d का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है r अपॉन √2 माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो ये वैल्यू भी पॉसिबल है। क्या मिलेगा रैशनलाइजेशन पे, d की वैल्यू मिलेगी r अपॉन √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा r इंटू √2 प्लस 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 1 मतलब 1, तो ये जाएगा r इंटू √2 प्लस 1। तो ये दोनों ये वैल्यूज पॉसिबल है, ये है और ये वैल्यू एकदम सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू अमंग दीज। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट है इफ अ डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर मान लो आपके पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से और एक डाइपोल को आपने इसे प्लेस कर दिया यहाँ पे, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस पी हो जाएगी और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कैसे इक्विलिब्रियम में, स्टेबल में। तो ये सही है, ट्रू, सही बात है। पैरेलल इफ इट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डाइपोल इस तरफ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस पी डॉट ई। और ऑब्वियस ही बात है कि थीटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने की वजह से ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। थर्ड स्टेटमेंट है डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी डॉट ई होता है। तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो 180 डिग्री है, तो यू का वैल्यू आ जाएगा माइनस पी ई इंटू -1 मतलब पी ई। तो ऑब्वियस ही बात है दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम। और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन भी है, तो ये भी ध्यान रखना आप। तो ये हो जाएगा ये भी ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट, इफ डाइपोल्स पोजीशन चेंज फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल देन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव इन दिस प्रोसेस। तो अभी यहाँ समझते हैं कि अगर वो पैरेलल था, पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, तो डाइपोल आपका पैरेलल था, पैरेलल का मतलब ऐसे था और आपने इसको फाइनली ऐसे कन्वर्ट कर दिया, ऐसे। तो पहले वो ऐसे था, ये इनिशियल पोजीशन थी, बाद में आपने उसको ऐसे बना दिया। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो वर्क डन निकालने के लिए, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं बार बार। ठीक है, एक्सटर्नल के लिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल और इलेक्ट्रिक के लिए इनिशियल माइनस फाइनल। यू इनिशियल कितनी थी, तो जब ये पैरेलल था तो इनिशियल पोजीशन में इसकी एनर्जी थी माइनस पी ई, और जब ये फाइनल में पहुंच गया तो उस टाइम पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है, इस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है पी ई, तो ये हो जाएगा पी ई। तो ये जब लिखेंगे तो आएगा -2 पी ई। तो ऑब्वियस ही बात है दिस इज कमिंग नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव।